Hello everyone, welcome to Syncori Education. I am Muskan Kaul in front of you all in class 10th. आज हम आपका 15th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है आर एनवायरनमेंट यानी हमारा पर्यावरण। ये बाकी चैप्टर्स जितना टफ नहीं लगेगा आपको, क्योंकि हम ज्योग्राफी में भी हमारे एनवायरनमेंट के बारे में छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं और हमें काफ़ी नॉलेज होगी एनवायरनमेंट के बारे में। तो मुझे पता है मुझे आपको जो टास्क मैं दूंगी वो आप ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे उनका आंसर कमेंट सेशन में देने में, क्योंकि एनवायरनमेंट के बारे में आप बहुत अच्छे से ऑलरेडी जानते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पे सबको अर्थ तो दिख ही रही होगी। तो ये अर्थ है, कैसी बनी है वैसे आप मुझे बता सकते हैं। ये मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले बनाई थी आप लोगों के लिए, बिल्कुल अपने हाथों से इस पेन की मदद से मैंने बोर्ड पे अर्थ बनाई थी। तो एनवायरनमेंट आपने बड़े लोगों से सुना होगा ऐसा कि वो हमेशा कहते हैं, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी वगैरह, कि पहले जैसा पर्यावरण था यानी पहले जो एनवायरनमेंट था अब वो ऐसा नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? एनवायरनमेंट में ऐसे क्या चेंजेस हुए? तो पहले चलिए इस बारे में बात करते हैं, एनवायरनमेंट के चेंजेस के बारे में। तो पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि गाड़ियाँ हैं तो अब आज की डेट में इतनी सारी, हर किसी के पास गाड़ी है, फिर चाहे वो कार हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कुछ भी हो। ये क्या, इनसे क्या होता है? पॉल्यूशन फैलता है। पॉल्यूशन तो सभी जानते हैं, जिससे क्या हो रही है, हमारी ओजोन लेयर जो हो रही है वो हो रही है डिप्लीशन हो रही है ओजोन लेयर का, यानी जो ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो डैमेज कैसे हो रही है? जो पॉल्यूशन होता है, जो बाकी चीज़ें होती हैं उनसे डैमेज हो रही है। फ्रिज सबके घर में होता है। फ्रिज में जो गैस होती है, फ्रिज से जो गैस एमिट आउट होती है वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं उन्हें, CFCs। वो भी क्या करती है, वो फ्रिज हो गया और इवन जो हमारे AC होते हैं घर पे उनसे भी CFCs निकलती हैं। ये क्या करती हैं? ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। तो पहले के ज़माने में ना ही AC इतने प्रॉपर हुआ करते थे, हर किसी के पास फ्रिजेस नहीं थे और गाड़ियाँ नहीं थी अलग अलग, जो स्कूटी हो गई, 2 व्हीलर हो गए, 4 व्हीलर हो गए, जो भी। तो पहले का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही प्योर था और अब कैसा हो गया है? इम्प्योर हो गया है। उसके रीजंस भी हम बाद में पढ़ेंगे, बट पहले एनवायरनमेंट के बारे में और भी थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। और वो यहाँ से, ये देखिए, आपको यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा, जो ये मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होता है? जो हमारी अर्थ है, यानी जो अभी लैंड और रिवर वाटर वाला पार्ट के ऊपर जो हमारी हवा वाला जो एरिया होता है, इसे क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जो एयर या गैस होती है, एयर और गैस जो अर्थ के ऊपर होती है उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, राइट। नेक्स्ट यहाँ लिखा है नीचे हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? जितना भी पानी वाला पार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है हाइड्रोस्फेयर। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? जो भी पानी वाला पार्ट होता है वो होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर, यानी जो वाटर वाला पार्ट होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर होता है हमारा लैंड वाला पार्ट, जो हमारी जमीन होती है वो क्या होता है? लिथोस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं बायोस्फेयर। तो बेसिकली बायोस्फेयर क्या है? बायोस्फेयर ये है जिसमें हर कॉम्बिनेशन में, जैसे एयर भी आती है, जिसमें वाटर भी आता है, पानी भी आता है, जिसमें हमारा ज़मीन वाला पोर्शन यानी जो लैंड वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड होता है। तो ये सब किस में आता है? हमारे बायोस्फेयर में। इतनी कहानी हो गई होगी क्लियर। ये तो बहुत ही छोटा सा पार्ट मैंने अभी आपको बताया है।
तो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो जो हम लाइफ में, हमारी लाइफ में चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जो हम देखते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब वो हमसे इन्वॉल्व है भी या नहीं भी। फॉर एग्जांपल पानी हो गया। अब रेन की बात करें तो पानी जो है, बारिश नहीं होगी तो पॉन्ड्स कैसे भरेंगे, तालाब कैसे भरेंगे, नदियाँ कैसे भरेगी, राइट। ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है। तो मतलब अब बारिश से हमारा एज कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो हमें किसी रूप में तो उसकी मदद मिल रही है। क्यों? पानी उससे आ रहा है हमारे पास, जो हम पानी पी रहे हैं। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कांटेक्ट हो या ना हो हमसे, वो सब किसके अंडर आता है? वो सब आता है एनवायरनमेंट यानी हमारे पर्यावरण के अंडर, राइट। अब आपको यहाँ बोर्ड पे दिख रहा होगा इकोसिस्टम, जिसे हम बोलते हैं पारितंत्र। तो इकोसिस्टम अब बेसिकली क्या होता है? इकोसिस्टम होता है जिसमें इंटरेक्शन होता है। इकोसिस्टम दो चीज से मिलके बनता है। चलिए देखते हैं। इकोसिस्टम यानी जो हमारा पारितंत्र होता है, ये दो चीजों से मिलके बनता है। एक तो होता है बायोटिक कंपोनेंट, यानी जिसे हम बोलते हैं जैव घटक बोला जाता है। जिसे बायोटिक मतलब जो भी हमारी जितनी भी लिविंग चीजें होती है ना, वो इसके अंडर आती है, बायोटिक यानी जैव घटक। और एक होता है एबायोटिक, यानी जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अजैव चीजें हैं, वो इसमें आती हैं। तो इकोसिस्टम क्या है, पारितंत्र क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, राइट। प्लीज प्रॉपरली सुनना। इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, या इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हिंदी में बोले तो जो हमारा जैव घटक है और अजैव घटक होते हैं, इनके बीच का इंटरेक्शन जो होता है, उससे ही तो हम इकोसिस्टम बोलते हैं। क्लियर हुई ये बात? बस इतनी सी चीज आप ये ध्यान रखो कि इकोसिस्टम जो होता है वो दो कंपोनेंट से बनता है। एक तो होता है क्या, बायोटिक, और एक होता है एबायोटिक। अब एनवायरनमेंट तो क्या होता है? एनवायरनमेंट में चेंज भी आता है, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसमें चेंज होता है। इकोसिस्टम, पारितंत्र नहीं हो सकता चेंज, राइट। हम पर्यावरण में कहीं कभी कोई चेंज आ जाता है, एनवायरनमेंट में कभी कुछ, इकोसिस्टम में कोई चेंज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है ये एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है, राइट। दूसरी चीज, एनवायरनमेंट जो पर्यावरण है वो कैसे ठीक रहेगा? जब पारितंत्र ठीक रहेगा। समझ में आया? जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहे, इकोसिस्टम अच्छा रहेगा, तो हमारा एनवायरनमेंट खुद ही अच्छा रहेगा। ये एक दूसरे के को रिलेशन में होते हैं, राइट। ये वाली कहानी हो गई क्लियर। इकोसिस्टम मैंने आपको बताया, और अब मैं बताऊंगी बेसिक डेफिनेशन जो इकोसिस्टम की, वो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं इकोसिस्टम को? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर बोला जाता है। बायोस्फीयर क्या है? हमारा पूरा अर्थ, ठीक है। तो अब जैसे एक, आप बचपन में ऐसे घर का सीन बनाया करते थे, अगर आप छोटे थे तो ऐसे ही पेंटिंग्स ही बनाते थे। जैसे यहाँ पे हमने नदी बना ली, यहाँ पे कोई भी डॉग हमारा खड़ा है और इधर बाकी के घर हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है? इकोसिस्टम जो है स्ट्रक्चर, यानी कोई भी आप एक स्ट्रक्चर बोलो कि जो नेचर है, हमारा जो नेचर है उसने हमें क्या दिया है? एक स्ट्रक्चर दिया है। कैसा स्ट्रक्चर? कि फॉर एग्जाम्पल एक हिरन खड़ा है एक पानी के पास, मतलब एक नदी के पास एक हिरन खड़ा है और उसको पीना है पानी, तो वो क्या करेगा? पानी पिएगा। उस नदी में मछलियाँ भी हैं बहुत सारी,
समझ में आया? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होना, एक दूसरे के बीच में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में इंटरेक्शन। अब जो नदी है यानी वाटर तो क्या है? एबायोटिक फैक्टर है, राइट? यानी नॉन लिविंग चीज है, अपनी एबायोटिक फैक्टर में आता है वाटर। और जो अपना हिरन है यानी जो अपना डियर है, डियर क्या है? वो बायोटिक है, राइट? यानी वो लिविंग है। तो राइट, अब कैसे हो रहा है? एक डियर और एक डियर ले लेते हैं यहाँ, डियर और ये फिशेस हैं यहाँ पे बहुत सारी, ऐसे मान लीजिए। तो ये डियर नदी में से पानी पिएगा। तो एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि ऑलरेडी एक ड्राइंग टाइप हमारे नेचर ने पहले से ही बना रखी है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शन क्या है कि जो डियर है उसको पानी पीना है, राइट? तो ये क्या है? एक फंक्शन है। तो उसी एक बायोस्फीयर, जो पूरा बायोस्फीयर है, उसका क्या है? कुछ स्ट्रक्चर भी है, उसका कुछ फंक्शन भी है, उसका कुछ महत्व भी है। तो ये मिलके किस में आता है? ये मिलके आता है हमारे इकोसिस्टम में। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम हम नहीं बनाते, राइट? इकोसिस्टम खुद बनता है। इकोसिस्टम जो होता है वो हमारा नेचर खुद ही बनाता है। और इकोसिस्टम का अगेन मेन कंपोनेंट क्या होता है? मेन कंपोनेंट होता है हमारी सनलाइट, यानी जैसे हम धूप भी बोल सकते हैं, राइट? तो इकोसिस्टम का मेन कंपोनेंट क्या होता है? इसका मेन कंपोनेंट होता है सनलाइट, ओके? अब जैसे इकोसिस्टम जो होता है वो स्मॉल यानी छोटा भी हो सकता है, और लार्ज यानी बड़ा भी हो सकता है। कैसे? आपके घर में एक छोटा सा गार्डन है जिसमें आपने पेड़ पौधे उगा रखे हैं, राइट? बिल्कुल छोटा सा गार्डन, तो वो किस में आ गया? स्मॉल इकोसिस्टम में आ गया, राइट? छोटे पारितंत्र में आ गया। लार्ज इकोसिस्टम क्या होते हैं? जो बड़े बड़े घने फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, उसमें बहुत सारी स्पीशीज हमें प्लांट्स की भी मिलेंगी, बहुत सारे जानवर भी हमें मिलेंगे, राइट? तो ये क्या है? ये बड़ा इकोसिस्टम प्रॉपर है। मतलब जो इकोसिस्टम होता है वो छोटा भी होता है और वो बड़ा भी हो सकता है, राइट? पारितंत्र समझ में आ गया। अब बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ब्रांच ऑफ साइंस है, राइट? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पारितंत्र यानी हमारा जो इकोसिस्टम है उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो द स्टडी ऑफ, जिसमें इकोसिस्टम या पारितंत्र के बारे में पढ़ा जाता है, वो क्या है? इकोलॉजी है, राइट? हो गई ये वाली कहानी भी क्लियर। अब इकोलॉजी जो है उसके बारे में किसने बताया था? तो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इकोलॉजी के बारे में किसने बताया था? आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेशन में फटाफट बता सकते हैं, नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आई विल टेल यू। एक साइंटिस्ट थे अर्नस्ट हैकेल, जिन्होंने इकोलॉजी के बारे में बताया था कि इकोलॉजी क्या होता है 1868 में, राइट? अर्नस्ट हैकेल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने किसके बारे में बताया था? इकोलॉजी के बारे में बताया था। और इकोसिस्टम क्या है? कंपोनेंट जो हम, मतलब इकोसिस्टम पारितंत्र को आप बेसिकली ऐसे भी बोल सकते हो, जो हमारे आसपास की सराउंडिंग है, यानी जिससे हमारा इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग और लिविंग थिंग से। जैव जो घटक होते हैं या फिर और अजैव घटक के बीच का जो इंटरेक्शन है वो किस में आता है? हमारे इकोसिस्टम में। ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आपका आज का पहला टास्क ये है कि इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के बारे में किसने सबसे पहले बताया था? इकोलॉजी का तो मैंने आपको बता दिया, अर्नस्ट हैकेल ने बताया था 1868 में। और इकोसिस्टम यानी जो हमारा पारितंत्र है, इसके बारे में
किसने बताया था, कौन से साइंटिस्ट थे, वो आप मुझे बताने वाले हैं, उनका नाम क्या था। तो ये आज का आपका पहला टास्क है। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, चीटिंग नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बिल्कुल साइंटिस्ट के नेम हमें बहुत मुश्किल से याद होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी याद नहीं होते थे पहले, बट आप अभी पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको अब ये लाइफ टाइम के लिए याद रहे। इसलिए मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था, उनका नेम और कौन से ईयर में बताया था, ये आप मुझे अभी फटाफट कमेंट सेशन में बताने वाले हैं। क्योंकि मैंने जैसा आपको हमेशा से बोला है, आपको पता है ना, जो प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस का जो टास्क आपने कंप्लीट करेगा उनके लिए सरप्राइजेस तो रखे हुए ही हैं। तो इकोसिस्टम का टास्क आप मुझे बताने वाले हैं। हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो इकोसिस्टम होता है यानी पारितंत्र जो होता है, वो हमारे दो में कैटेगराइज होता है, राइट। एक तो होता है नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ। रोज फ्लावर तो सबने देखा है, राइट। अब जो घर में हमारे फ्लावर्स उगते हैं, गुलाब के फूल जो उगते हैं जिसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, वो तो क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, यानी वो नेचर से खुद ही उगे हैं, राइट। नेचर ने ही उन्हें बनाया है, हमने इसमें कुछ नहीं किया, एक ह्यूमन बीइंग का कोई रोल नहीं है उसमें। आर्टिफिशियल रोजेस भी आप लोगों ने देखे होंगे, जो हमारे बुकेज बनते हैं यानी जो हमारे गुलदस्ते बनते हैं, उनमें जो रोज लगाए जाते हैं वो ग्राफ्टेड रोजेस होते हैं। ग्राफ्टेड गुलाब यानी आर्टिफिशियल रोजेस बोला जाता है उन्हें, इन शॉर्ट। या फिर अगर ये भी नहीं तो बाकी जो प्लास्टिक के गुलाब आते हैं ना, उन्हें भी एज आर्टिफिशियल आप कंसिडर कर सकते हैं। हाँ चलो, आर्टिफिशियल आप प्लास्टिक वाले जो फ्लावर्स आते हैं आप उन्हें कंसिडर कर लो, उसको आर्टिफिशियल वो छोड़ दो, उसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। बेसिक कि नेचर से जो हमें मिलता है वो होता है नेचुरल, और जिसमें हमारा योगदान होता है यानी ह्यूमन बीइंग्स या मैन मेड आइटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आर्टिफिशियल, जिसे हम नकली भी बोलते हैं। अब नेचुरल में दो चीजें आती हैं। एक तो होता है हमारा एक्वेटिक, राइट, और एक होता है हमारा टेरेस्ट्रियल। अब एक्वेटिक में भी फिर पहले तो आप सब कुछ छोड़ो, पहले आप मुझे ये बताओ कि जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक का मतलब क्या होता है। तो एक्वेटिक बेसिकली होते हैं कि जो पानी वाला पार्ट होता है, मैंने जैसे अभी आपको बताया, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं, तो पानी वाला पार्ट इज एक्वेटिक। अब एक्वेटिक भी दो में क्लासिफाई होते हैं। एक तो होता है हमारा फ्रेश वाटर और एक होता है हमारा मराइन। अब फ्रेश वाटर क्या है, फ्रेश वाटर से क्या बनता है, फ्रेश वाटर से पॉन्ड्स बनते हैं, लेक्स बनते हैं, नदी, पॉन्ड्स, लेक्स और फटाफट बताओ। और हमारे जो छोटे रिवर्स होते हैं, सॉरी छोटे रिवर्स छोटे नहीं होते हैं, रिवर्स तो बड़े होते हैं, तो हमारे पॉन्ड, रिवर्स, लेक्स, राइट, और एक होते हैं स्वैम्प्स, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में दलदल, राइट। जैसे बहुत सारी बारिश हुई और एक जगह ऐसा है गड्ढा टाइप बड़ा सा, जहाँ पे वो बारिश का पानी इकट्ठा होता गया, नहीं वो सूख पा रहा है, बस इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे एट द एंड क्या बन जाता है, दलदल टाइप बन जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वैम्प बोलते हैं। तो ये भी किस में आता है, फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में क्यों आया, क्योंकि बारिश से हुआ ये, राइट।
नेक्स्ट बात करते हैं मराइन की। तो मराइन में क्या क्या आते हैं? मराइन में आते हैं हमारे ओशंस, समुद्र जिसे हम बोलते हैं, और आते हैं हमारे कोरल रीफ्स, और आते हैं हमारे मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स के बारे में तो आई गेस आपने एसएसटी वगैरह में पढ़ा होगा कि जो सॉल्ट और जो सेलाइन प्लांट्स से मिलते हैं हमें मरीन, उससे वाटर से जो प्लांट्स वो क्या होते हैं? वो होते हैं मैनग्रोव्स। ओशंस यानी समुद्र के बारे में भी पता है कि जिसमें सॉल्ट वाटर होता है, पता है? कोई बात नहीं पता तो याद रखना। तो ओशंस। अब ये कोरल रीफ्स आपको पता है क्या? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। 9th की क्लास में आपने सीलेंट रेट्स के बारे में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन में, याद आया? कोई बात नहीं, याद करो, और नहीं याद आया तो 9th की बुक उठा के बिल्कुल एक बार देख लो फटाफट। तो ये सीलेंट रेट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये भी एक ऑर्गेनिज्म होता है। हमारे जो समुद्र होता है, ओशंस होते हैं, उनमें क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट? जो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इस पे पानी से निकल के किस पे आ जाते हैं? लैंड पे आ जाते हैं। अब लैंड पे आने के बाद उनके साथ क्या होता है? जब वो लैंड पे आते हैं तो वो उनके ऊपर एक स्टिकी सी लेयर होती है, चिपचिपी सी एक लेयर बन जाती है। तो वो क्या होता है? उस चिपचिपेपन के कारण वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, राइट? एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। और कैसे आए? लैंड पे आए, यानी समुद्र ओशन है, ओशन के लैंड पे आए। लैंड पे उन्होंने क्या किया? एक दूसरे से जुड़ते गए। जुड़ते जुड़ते क्या हुआ? और सूरज की धूप जैसे होती है, धूप में क्या हो गया? वो सूख भी जाते हैं। तो उनसे क्या बन जाता है? एक रीफ बन जाता है, आइलैंड बोल लो इसे, राइट? तो ये होते हैं कोरल रीफ्स। तो रीफ क्या होता है? कोरल्स का एक झुंड टाइप जो एक लैंड का फॉर्मेशन कर देता है, उसे बोला जाता है कोरल रीफ। हो गया ये वाला पॉइंट क्लियर? टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन सा था? जो हमारा लैंड वाला पोर्शन होता है। अब लैंड में क्या आते हैं? लैंड में आते हैं, फिर ये क्लासिफाई होता है एक तो आता है ग्रासलैंड, एक आता है डेजर्ट यानी जो हमारा रेगिस्तान होता है, और एक आता है हमारा फॉरेस्ट। तो ग्रासलैंड में क्या आते हैं? बेसिकली छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, मेंढक हो गया, सांप हो गया। ये छोटे छोटे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे ये किस में आते हैं? ग्रासलैंड में आते हैं। ग्रास हॉपर्स जो ग्रास यानी जो ग्रासी एरियाज होते हैं, जो लैंड ग्रासी होते हैं, उन पे रहते हैं, राइट? दूसरे आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट रेगिस्तान में हमें क्या मिलता है? रेगिस्तान में हम क्या देख सकते हैं? हम देख सकते हैं कैक्टस प्लांट, राइट? और ऊंट यानी जो कैमल होता है। तो अगेन इकोसिस्टम एक फॉर्म हुआ। तीसरी बात करें तो फॉरेस्ट, जंगल में तो सभी होता है, हर प्लांट पेड़ मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े, छोटे छोटे पेड़ भी मिल जाएंगे, खूब सारे जानवर भी मिल जाएंगे, राइट? ये वाली चीज भी हो गई क्लियर। आई होप ये नेचुरल वाला तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट्स में होता है, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्ट्रियल। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल की। तो आर्टिफिशियल में क्या आ सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आर्टिफिशियल में हम एक्वेरियम लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एक्वेरियम क्या है? मैनमेड है। उसके अंदर की मछलियां तो क्या नेचर से मिली है हमें, लेकिन एक्वेरियम जो बेसिकली है छोटा इकोसिस्टम बोला जाता है, क्योंकि उस एक्वेरियम में हम बहुत सारी मछलियां रख सकते हैं, राइट? तो वो क्या है? छोटा इकोसिस्टम, लेकिन वो कैसा है? आर्टिफिशियल है, यानी मैनमेड है, ओके? और क्या हो सकता है? और हो सकता है क्रॉप फील्ड जो होती है, यानी जहाँ पे जिस लैंड पे हम क्रॉप उगाते हैं तो वो भी तो मैनमेड ही कहलाते हैं। एक हो गया एक्वेरियम, एक हो गया क्रॉप फील्ड, और एक हम बोल सकते हैं अपना जो घर पे गार्डन होता है। तो गार्डन बनाया, उसमें हमने बिल्कुल ग्रास लगा दी और प्लांट्स लगा दिए, सुंदर सुंदर रोज के और लिलीज लगा दी, बहुत डिफरेंट प्लांट्स लगा दिए, क्रोटोन्स लगा दिए। तो ये क्या हुआ? ये भी तो मैनमेड हुआ। क्यों?
देखो नेचर से तो हमें प्लांट मिला, लेकिन उसको कंस्ट्रक्ट किसने किया? छोटे गार्डन को तो हमने ही तो बनाया, राइट? ये सब जो चीज़ है ये आती है हमारी पारितंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसमें। ये वाली क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी नॉर्मल है, ये आपको याद हो ही जाएगा। टास्क बताना प्लीज मत भूलना। टास्क फिर से रिकॉल करा देती हूँ आपको। इकोसिस्टम पारितंत्र के बारे में कौन से साइंटिस्ट ने बताया था और कौन से सन यानी कौन से ईयर में बताया था, ये आप मुझे बताने वाले हैं। आपको नहीं पता है तो आप गूगल कर लो प्लीज़, लेकिन प्लीज़ आप बताना, क्योंकि ये चीज़ अब बताओगे, कमेंट करोगे तो सच्ची प्रॉपरली याद रहेगी। और ये आपके जो NTSC वगैरह पेपर्स होते हैं, आपके जो नीट के एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, राइट? तो ये वाला आई होप आपको इतना एनवायरनमेंट और हमारा पर्यावरण और जो पारितंत्र है उसके बारे में हो गया होगा प्रॉपरली क्लियर सब। नेक्स्ट में हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे और उसके बाद फूड चेन, फूड वेब सब है। बहुत ही छोटा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।